भारत की नारियों ने एक से बढ़कर एक हीरो को जन्म दिया। उसी में एक महान नारी माता भीमाबाई, जिन्होंने अपनी पवित्र कोख से एक नायाब हीरा को जन्मा, जो आगे चल करके भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पूरे संसार में जाने गए। एक इतना विराट व्यक्तित्व, 20वीं सदी के महान युग पुरुष, युग प्रवर्तक, 32 डिग्रियों से सुशोभित, 9 भाषाओं के ज्ञाता, विश्व के विद्वानों में अग्रणी, क्रांतिसूर, आगे हजार वर्षों तक उनका जो विचार है, विचारधारा है, आने वाली पीढ़ियां उनको अपनाएंगी। महिलाएं उनके महान कार्यों को गीतों में पिरो करके गाएंगी। बाबा साहब जितने हमसे भौतिक रूप से दूर होते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा प्रासंगिक भी हो रहे हैं। मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपको उनके बारे में बता रही हूँ। नानक चंद रत्तू जी के द्वारा लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, अध्याय 17, अंतिम तीर्थ यात्रा। इस अध्याय को मैं शुरू करूं, इसके पहले आप सभी बहुत बहुत सम्मानित हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाइयों और प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। बाबा साहब का स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था। काठमांडू यात्रा, जो उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। वापसी में वो वाराणसी भी आए। किसे पता था कि 6 दिसंबर 1956 को ये सूरज सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। बौद्ध अनुयायियों का चतुर्थ विश्व सम्मेलन 15 नवंबर 1956 को काठमांडू में आयोजित था। डॉक्टर अंबेडकर को आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला था। वास्तव में उन्हें ये विचार पसंद ही नहीं था और वे अपना मूल्यवान समय इसमें बर्बाद न कर हर क्षण अपनी पुस्तक लिखने में लगाना चाहते थे। पर श्रीमती सविता अंबेडकर किसी भी प्रकार से निमंत्रण पाने के लिए बहुत उत्सुक थीं। उनके बार बार कहने पर डॉक्टर अंबेडकर को बिना जानकारी में लिए मैंने 20 मार्च 1956 को M.H. ज्योति को कलकत्ता पत्र लिखा और उस पर नजर रखी। इस प्रकार M.H. ज्योति के मार्फत डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रण मिला और उत्साहपूर्वक काठमांडू में ठहरने की व्यवस्था हुई। उनके चिकित्सक डॉक्टर मावलकर उनके साथ चलने के लिए मुंबई से बुला लिए गए। डॉक्टर अंबेडकर के साथ जाने के लिए M.B. चिटनिस, मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद के प्राचार्य B.M. बराले और बालू कबीर को पटना में उनसे मिलने के लिए उड़ान भरी। उन्होंने अपनी अपूर्ण पुस्तकों बुद्ध और कार्ल मार्क्स तथा प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति की पांडुलिपि साथ में ली, ताकि यात्रा के समय या काठमांडू में ठहरने के समय उस पर कार्य किया जा सके। पटना रवाना होने से पहले उन्हें कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विरुद्ध मैसर्स भवानी कॉन्ट्रैक्टर ने मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि मुंबई में दादर स्थित उनके घर राजगृह में मरम्मत और विस्तार करने के लिए 40,000 रुपए की अदायगी नहीं हो पाई थी। उनके पास
अदा करने के लिए धन ही नहीं था। वह पूरन चंद के पास गए, जो गोल डाक खाने के पास रहते थे। मैं उनके साथ ही था। उन्होंने आधे मन से आधी रकम अदा कर देने का वचन दिया। शेष धन पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के माध्यम से एकत्र की गई। मुझसे मुंबई जाकर ये धन हाईकोर्ट में जमा करने को कहा गया, पर श्रीमती सविता अम्बेडकर ने ही वहां खुद जाना पसंद किया। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दायर मुकदमे की पैरवी केजे काले कर रहे थे। उनके द्वारा भेजे गए शपथ पत्र और तार को मैंने 20 नवंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर के काठमांडू के पते पर भेज दिया। पहले ये मामला जयकर सोलिसिटर द्वारा देखा जा रहा था। उनकी कार्य पद्धति से संतुष्ट न होने पर एच.के. कोठारे की संस्तुति पर उन्हें हटाकर काले को काम सौंपा गया। कोठारे को पहले ही 16 सितंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर पत्र लिख चुके थे। बनारस विश्वविद्यालय की यात्रा। लौटती यात्रा में सदा की भांति शानदार और चुनौतीपूर्ण ढंग से बनारस विश्वविद्यालय व काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने चुनौती दी कि जो कार्य शंकराचार्य ने हिंदुत्व के लिए किया, वही कार्य अब वे बुद्ध धर्म के लिए करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सभाकक्ष में शंकराचार्य के दर्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ब्राह्मण व अछूत बराबर हुए, लेकिन शंकराचार्य ने अपना वाद समाज व्यवस्था पर लागू नहीं किया और अपने वाद को वेदांती स्तर तक ही रखा। यदि इसे उन्होंने सामाजिक स्तर पर लागू किया होता और सामाजिक समानता का उपदेश दिया होता तो उनका साध्य कहीं अधिक गहरा और विचार करने योग्य होता। इसके अलावा उनका ये विश्वास भ्रामक था कि संसार एक स्वप्न है। उन्होंने छात्रों के समक्ष प्रश्न रखा कि क्या वे हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुसरण करेंगे जो पुरुष सूक्त द्वारा प्रतिपादित वर्गीकृत असमानता का समर्थन करते हैं और सामाजिक असमानता को धार्मिक स्वीकृति देते हैं, या वे संविधान द्वारा प्रतिपादित आजादी, समानता व भाईचारे के सिद्धांत के साथ खड़े होंगे और हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा उपदेशित वर्गीकृत असमानता को नकार देंगे। बौद्ध धर्म स्थलों की दूसरी यात्रा करते हुए वे कुशीनगर पहुंचे और नानक चंद्रत्तु को 29 नवंबर 1956 को तार भेजा। कल 30 नवंबर को अपराह्न 4 बजे सभी लोग पहुंच रहे हैं। सफदरगंज हवाई अड्डे से बाहर आते हुए नानक चंद्रत्तु से सबसे पहला प्रश्न उन्होंने अपनी पालतू कुतिया मोहिनी की सेहत के बारे में किया, जो बीमार होकर पशु चिकित्सालय में भर्ती थी। इसके बाद उन्होंने मुकदमे के बारे में पूछा। अपने आगमन के वक्त वे बहुत प्रसन्न चित्त नहीं दिखे। वे बेहद थके हुए, उदास, चिंतित और निराश दिख रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे मैं घर जाने की आज्ञा लेने उनके पास गया। उन्होंने मुझे वहीं रुकने को कहा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक कप चाय ली और खर्राटेदार गहरी नींद में सो गए। इसके बाद भी मैं पूरी रात बाज जैसी निगाहों से उनके शरीर की हरकतों को बैठे बैठे देखता रहा। तो साथियों, ये अध्याय पूरा हुआ। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपसे विदा चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।